नमस्कार। हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में हर सोमवार को एक नया विषय लेकर हम उपस्थित हो जाते हैं आप लोगों के समक्ष। बहुत सारी चर्चा होती है स्टूडियो में बैठकर, जिससे कि हम आपको घर बैठे जिस विषय को भी हम चुनकर लेकर आते हैं ना, उस विषय पर आपको विस्तृत रूप से चर्चा करके आपको जानकारी दे सकें। आज का जो विषय है वो बेहद गंभीर भी है और संजीदा भी। जब भी हम मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं तो कोई भी जल्दी से सामने आकर मानसिक स्वास्थ्य पर बात करना नहीं चाहता, और जब बात हो जाती है आत्महत्या की तो इस विषय को तो लेकर कोई चर्चा करना ही नहीं चाहता। लेकिन ये विषय ऐसा विषय है जिस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। हम आपको यहाँ पर बता दें कि 10 सितंबर को पूरे विश्व में मनाया जाता है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। मनाने के पीछे उद्देश्य ये है कि हम जन जन को जागरूक कर सकें कि आत्महत्या जैसी जो कृत्य है, या ये हम कहें कि ये जो कार्य हम करते हैं ये बड़ा ही दुखद होता है पूरे परिवार के लिए, जिनके घर में इस तरह की कोई दुर्घटना हो जाती है। आपको जानकर ये भी हैरानी होगी, लगभग हर वर्ष 8 लाख लोग आत्महत्या कर लेते हैं। प्रति 40 सेकंड में एक व्यक्ति आत्महत्या करता है। और ये जितने भी आंकड़े हम आपको बता रहे हैं, ये आंकड़े पूर्ण नहीं हो सकते, क्योंकि बहुत सारी ऐसी आत्महत्याएं होती हैं जिनके बारे में कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं होता। इसलिए आज का जो ये विषय है संजीदा भी है, संवेदनशील भी है, बात करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज का ये विषय हम आपके समक्ष लाए हैं। आप सभी जानते हैं हमारे ये कार्यक्रम सजीव प्रसारित होता है, फ़ोन पर आधारित है। विषय से संबंधित आपके प्रश्नों का हम स्वागत करते हैं, तो जल्दी से हमारे स्टूडियो के मोबाइल नंबर्स लिख लीजिए। हमारे नंबर्स हैं 7579428028, दूसरा नंबर है 7579428047। आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हमारे स्टूडियो के मोबाइल नंबर हम फ्लैश करते रहते हैं। दर्शकों, यूट्यूब के माध्यम से भी आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने प्रश्नों को हम तक पहुंचा सकते हैं। और एक शुरुआत हमने और की है, आप लोगों की सुविधा के लिए व्हाट्सएप का एक नंबर हम आपको दे रहे हैं, जिस पर आप मैसेज के थ्रू हमें अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं। तो आप हमारे व्हाट्सएप का नंबर भी लिख लीजिए। हमारा नंबर है 7300950889। लिख लिया है? मिला लीजिए 7300950889। इस नंबर पर, यानी कि व्हाट्सएप के नंबर पर आप सीधे मैसेज करके अपने प्रश्नों को हम तक भेज सकते हैं। आज जितनी भी बातें होने वाली हैं उस विषय पर, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य और आत्महत्या, चुनौतियां क्या क्या हैं और किस तरह से सावधानियां हम सबको रखनी हैं, जिससे कि जो ये आंकड़े हैं उनमें कमी लाई जा सके। बहुत सारी चर्चा करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रताप सिंह। आप मुख्य चिकित्सा अधीक्षक हैं, राज्य मानसिक स्वास्थ्य संस्थान देहरादून से आप आमंत्रित हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। नमस्कार। साथ ही हमारे साथ हैं डॉक्टर पवन शर्मा, आप मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर पवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। डॉक्टर प्रताप, सबसे पहले शुरुआत मैं आपसे ही करना चाहूँगी, क्योंकि ये विषय एक ऐसा विषय है, ज़्यादातर लोगों को लगता है मानसिक स्वास्थ्य की जब भी हम बात करते हैं, या ये एक सोच है, समस्या है या बीमारी, हम क्या कहेंगे इसे? देखिए मैडम, इसमें जो मानसिक स्वास्थ्य है ये एक तरह की बीमारी ही है, जिसमें एक कहा जाता है कि जो एक स्वस्थ व्यक्ति होता है, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होता है, वो दूसरों के बारे में बिल्कुल राइट सोचता है, बिल्कुल सही सोचता है। इसमें से कहीं भी थोड़ी भी अगर कमी आती है तो कहा जाता है कि उनका कुछ मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ है, पुअर है। ये जी 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 पवन जी, आपसे भी जानना चाहूंगी मैं कि जैसे ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये एक सोच हो सकती है, बिल्कुल ये कोई समस्या है, बीमारी बिल्कुल नहीं हो सकती। जी हाँ, जब तक ये सोच हमारे हित में काम कर रही है तब तक ठीक है, और जब ये हमारे हित में काम नहीं कर रही है या विध्वंसक हो जाती है या कुछ नुकसान करने लगती है और हम पे हावी हो जाती है हमारे दैनिक क्रियाओं पे, तब ये यकीनन एक बीमारी का रूप ले लेती है। बिल्कुल, लेकिन उससे पहले सोच है। कितने लोग इसको मानते हैं कि हाँ ये बीमारी है? हाँ, ये तो हमारे समाज की विभीषिका है कि हम लोग मानसिक स्वास्थ्य को कभी भी स्वास्थ्य की कैटेगरी में मानते ही नहीं है, और अगर कोई चुनौती होती है
तो हम उसको हमेशा इग्नोर करते हैं, या तो बचते हैं, या उस पर बात नहीं करना चाहते हैं, और या कभी कुछ ऐसी प्रवृत्ति को मान लेते हैं, लगता है कि जैसे आज है कल नहीं है, और या इस पे बात नहीं करनी चाहिए। तो इससे जुड़ी जो शर्मिंदगी और या फिर असुरक्षा या जागरूकता न होने की वजह से कई बार हम इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल, और इसीलिए ये अवेयरनेस जो डे है ये डिसाइड किया गया है कि ये एक ऐसा विषय है जिस पर बात करने से बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। डॉक्टर प्रताप, आपकी ओपीडी में कितने ऐसे मरीज आते हैं, ऐसे पेशेंट आते हैं जो अपने आप को, उनको लगता है कि नहीं मेरी सोच में कहीं मुझे उदासी हो रही है, या कहीं मेरी सोच कुछ गंभीर हो रही है, मुझे नींद नहीं आ रही है ढंग से, मुझे भूख नहीं लग रही है, खुद आते हैं आपके पास इस तरह की समस्याएं लेकर ओपीडी में? जी हाँ मैडम, ऐसे पेशेंट आते हैं, और यूजुअली मैंने नोट किया है कि इस तरह से लगभग एक डाटा भी है, एक सर्वे भी है कि लगभग 33% पेशेंट जो ओपीडी में आते हैं उनको कुछ ना कुछ साइकेट्रिक डिसऑर्डर होता है, जो कि गुस्सैल होते हैं, या जो बहुत ही मूड जो है उनका डिप्रेशन होता है, एंग्सस होते हैं, या मानसिक उन्माद की स्थिति में होते हैं, इंसोम्निया, नींद ना आना, इस तरह की चीज़ें, मानसिक डिसऑर्डर्स लेकर के वो आते हैं। अच्छा, इस तरह की समस्याएं लेकर खुद ब खुद अपने आप आते हैं? जी जी। और ज़्यादातर लोग मानते नहीं हैं कि ये कोई बीमारी हो सकती है? जी हाँ मैडम, इस मानसिक स्वास्थ्य के साथ एक सबसे बड़ी विडंबना ये है कि कोई ये बात मानने को तैयार नहीं होता है कि वो जो है बीमार है। उसको खुद एक चिकित्सक को या एक मनोवैज्ञानिक को डिटेक्ट करना होता है, बातचीत से उसके इनर को सर्च करना होता है। तो वो हम लोग समझ जाते हैं, जो मेडिकल प्रोफेशनल हैं वो समझ जाते हैं कि ये मानसिक रूप से बीमार हैं, और इनको कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी दिया जाना चाहिए या मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए, वो हम लोग समझ जाते हैं। बिल्कुल, ये विषय इतना गंभीर है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इसके लिए एक दिन निश्चित किया है, और ये माना है कि इस समस्या की रोकथाम हो सकती है। 99.9% आत्महत्याओं को रोका जा सकता है, लेकिन उसके लिए समय पर अवेयर होना ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, बातचीत जारी रखेंगे हम, उससे पहले कॉलर जुड़ चुके, कॉल लेते हैं। हेलो, नमस्कार, नाम बता दीजिए अपना। हाँ नमस्ते मैडम, मेरा नाम नंद शुभ मिश्रा है, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश से। मैं जानना चाहता हूँ अपना मानसिक स्वास्थ्य, शरीर स्वस्थ रखने के लिए मैं क्या करना चाहिए, और मानसिक उपचार में कितना समय लगता है, और मानसिक रोगों से हमारे शरीर पे किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। डॉक्टर प्रताप, हम चाहेंगे कि पहले आप इसका उत्तर दीजिए, फिर पवन जी आप दीजिए। जी 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 जी, नमस्कार मिश्रा जी। ठीक है, आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, आज के समय में प्रासंगिक है, क्योंकि आज के समय में जो ये मानसिक स्वास्थ्य की समस्या है लगभग हर जगह देखी जा रही है। इसमें इसको मेंटेन रखना, इसको संतुलित रखना थोड़ा सा कभी कभी मुश्किल हो जाता है। पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि इसमें जो है थोड़ा सा आदमी का जो कॉन्फिडेंस लेवल है, विल पावर, वो अगर मजबूत रहता है, और किसी चीज़ में जैसे कोई चिंता होती है, चिंता तो स्वाभाविक है, एंग्सस होता है आदमी, चिंतित हो जाता है कभी कभी, वो कोई काम होता, कोई टास्क दिया जाता है, लेकिन इस चिंता का एबनॉर्मल रूप से बढ़ जाना, कोई कारण नहीं है तब भी वो चिंतित है, कोई कारण नहीं है तब भी वो डिप्रेस्ड है, ये एक मानसिक अस्वस्थता का परिचायक है। तो इसमें जो है आप ज़रूर किसी मेंटल हॉस्पिटल या किसी साइकेट्रिस्ट या मनोवैज्ञानिक से संपर्क करें और उनसे सलाह लें। वैसे इतना है कि अगर आप डेली अपने भावों पर, अपने उन्माद पर काबू रखते हैं तो काफ़ी हद तक आप खुद भी एक तरह से मानसिक स्वस्थ रह सकते हैं। पवन जी, किस तरह से अपनी डेली लाइफ जैसे रूटीन होनी चाहिए जिससे कि ये हेल्दी रहें? हाँ, देखिए, जो भी चुनौती आपके पास आती है वो हमेशा किसी ना किसी घटना या किसी चीज़ से जुड़े हुए आपकी अपनी सोच से आती है, और आपकी सोच के हिसाब से हो सकता है कोई घटना अप्रिय है लेकिन दूसरे के लिए वो शायद अच्छी है। कोई चीज़, कोई बात ऐसी है जो आपके लिए नाराज़गी है, आपको गुस्सा दिलाती है, लेकिन दूसरे के लिए वो आसान है। बस यहीं से मानसिक स्वास्थ्य खराब होना शुरू हो जाता है। और इसको ठीक रखने के लिए ये होता है कि अगर आपका नज़रिया किसी चीज़ के लिए ठीक से नहीं है तो ज़रूरत है कि आप किसी दूसरे नज़रिए से भी एक बार उसको देखें, समझें और जानें। और यदि आपका नज़रिया काम नहीं कर रहा है तो किसी पेशेवर से भी मदद ले सकते हैं।
और दिन की सारी क्रियाओं में अक्सर हमारी आदत होती है कि हम सारी चीज़ें चाहते हैं कि हमारे कंट्रोल में हों, वैसी हों जैसी हम चाहते हैं, जो कि स्वाभाविक नहीं हो सकती हैं। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा एरिया देना पड़ेगा, एक्सेप्टेंस यानी स्वीकारता देनी पड़ेगी कि हाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे मन की नहीं हो रही हैं, तो कोई बात नहीं, उसके साथ हम तालमेल बिठा लेंगे। और जब तालमेल बिठा लेंगे तो देखेंगे आप कि जो चीज़ें आपको आए दिन परेशान करती थी वो अब नहीं करेंगी। जैसे एक कॉमन सी बात है कि आप अगर रास्तों में जाते हैं, सड़कों में जाते हैं, तो आपको ट्रैफिक ज़्यादा होने की समस्या आमतौर पर मिलेगी ही मिलेगी। और आपको अगर रोज़ ये समस्या मिल रही है और आप रोज़ परेशान हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप इसको स्वीकार नहीं रहे हैं। अब जैसे ही स्वीकारेंगे तो देखेंगे आप अपनी जीवन शैली में अपना टाइम को थोड़ा सा अलग मैनेज करेंगे, और ये चुनौती फिर आपके लिए आगे चुनौती नहीं रह जाएगी, और आप इसको आसानी से निभा करके आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर प्रताप, जैसे कि अक्सर हम लोग सुनते हैं, बोलचाल की भाषा में अक्सर लोग कहते हैं कि मुझे बड़ी एंग्जाइटी हो रही है, मुझे तो डिप्रेशन हो रहा है आजकल। मतलब बड़ा कॉमन सी वर्ड हो गए हैं ये, मतलब इसको ना एज अ बीमारी की तरह नहीं बोलते लोग, उनको ऐसा लगता है कि एक स्लैंग की तरह से वो बोल देते हैं कि भाई चलो हाँ ये मुझे डिप्रेशन हो रहा है, मुझे तो एंग्जाइटी हो रही है, मतलब नींद ना आना भी एक समस्या हो सकती है। ये बड़ा लोगों को ये लगता है कि ये भी एक मानसिक रोग हो सकता है। अच्छा, इसके पीछे हम कारणों को ज़रूर जानना चाहेंगे कि क्या कारण होते हैं मानसिक रोग के। देखिए मैडम, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। इसमें मानसिक रोग जो आज के मॉडर्न सोसाइटी में जो बढ़ रहा है, बढ़ता हुआ कंपटीशन, तनावपूर्ण लाइफ स्टाइल जो है, रस पॉपुलेशन का ओवर ग्रोथ, और लोगों का एक दूसरे से सामंजस्य थोड़ा ना स्थापित कर पाना, और अपने भावों पर जो कंट्रोल लोग नहीं कर पा रहे हैं, वो भी एक मानसिक अस्वस्थता का कारण बन रहा है। डिप्रेशन हो रहा है। डिप्रेशन ये हो रहा है कि कोई काम नहीं हुआ तो आदमी जिसका इनर नहीं अच्छा है, जिसका कॉन्फिडेंस लेवल ठीक नहीं है, विल पावर उसके अंदर कमी है, तो वो थोड़ा सा उस चीज़ को जल्दी से कोप विद नहीं कर पाता है, तो वो एंक्सस हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है, और कभी कभी वो परेशान हो जाता है इसको लेकर के। इसके लिए हम ये कहना चाहेंगे कि किसी साइकोथेरेपी, किसी साइकेट्रिस्ट, मनोवैज्ञानिक से मदद लें, तो वो उनके जो इनर है, उनके विल पावर को बढ़ाने का, और काफ़ी हद तक बिहेवियरल थेरेपी से बिना दवाओं के भी काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है इन सब चीज़ों को। जी मैं ये आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो आपने भी बात करी वो बिल्कुल एक्चुअल में है कि लोग डिप्रेशन हो या एंग्जाइटी हो, इसको बहुत आम तौर पे रोज़ाना भाषा में इस्तेमाल करने लगे हैं, जबकि जागरूकता वाली बात यह है कि डिप्रेशन सैडनेस का एक बहुत लंबा रूप है। जब कोई उदासी, कोई दुख हमारे पास कई दिनों तक लगा रहता है, तब वो रह के कहीं डिप्रेशन में कन्वर्ट होती है। लेकिन हम लोग रोज़ किसी को देखते हैं थोड़ा सा उदास दिखता है तो हम सीधे कह देते हैं क्या बात है, डिप्रेस्ड हो। तो हम पहले से ही उस अज्ञानता के कारण एक बीमारी का नाम अपने साथ जोड़ लेते हैं, तो वो हमारे लिए भारी हो जाती है। इसी तरह से एंग्जाइटी है। एंग्जाइटी एक बहुत लंबी चिंता होने के बाद एंग्जाइटी का रूप लेती है। जैसे रोज़ हम लोगों को चिंता होती है किसी छोटी छोटी बातों पे, खाना बनेगा नहीं बनेगा, लाइट रहेगी नहीं रहेगी, क्या मैं ये काम कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। ये चिंता होना हमारे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का काम है। हमें रोज़ जिंदा रखने के लिए थोड़ी थोड़ी चिंता ज़रूरी है, जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रखती है। लेकिन ये चिंता अगर हमारे लिए बहुत ज़्यादा हो जाए, हमारे दैनिक कार्यों को परेशान कर दे, रुक जाए, और हमारे डिसीजन लेने या निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित कर दे, तो यकीनन ये एंग्जाइटी के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तब हमें कहीं ना कहीं इसके लिए सलाह लेना, कहीं से इलाज कराना, या कहीं पर अपने आप को दिखाना और इससे बचना ज़रूरी हो जाता है। बिल्कुल डॉक्टर प्रताप, आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि आज जो हमारा विषय है वो मानसिक स्वास्थ्य और आत्महत्या है, तो जैसे कि हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कारण होते हैं मानसिक स्वास्थ्य के। जहाँ पर हमें ये लगता है कि समस्याएं हैं, तो वहाँ पर हमें क्या अलर्ट हो जाना चाहिए कि अगर इस तरह की समस्या हमें दिखाई दे रही हैं, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, डर लग रहा है, किसी को नींद नहीं आ रही है, या कोई बहुत लंबी कोई बीमारी है जिसका कि इलाज होना थोड़ा सा डिले हो रहा है, तो क्या वहाँ पर आत्महत्या की संभावनाएं बढ़ जाती हैं? जी हाँ मैडम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो अभी का नैरेटिव है, करंट सीनेरियो है, उसमें इसी चीज़ पर WHO भी फोकस कर रहा है, और हमारे जो हेल्थ सेक्टर के, गवर्नमेंट सेक्टर के, NGOs, इन सबको भी जो है इन्वॉल्व किया जा रहा है कि
ये जो इस तरह के मेंटल डिजीजेज हैं, ये असल में बहुत ही ज़्यादा सोसाइटी में बहुत जल्दी ये समझ में नहीं आते हैं। तो अभी हम लोगों का मुहिम चल रहा है, अभी हम लोगों का जो नैरेटिव जो चल रहा है वो यही चल रहा है कि इसको अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करना है। इसके लिए सामूहिक प्रयास किया जाना है और किया जा रहा है, और बहुत ही ये समस्या धीरे धीरे गंभीर है, और इन्हीं समस्याओं के जड़ में कहीं ना कहीं आत्महत्या जैसी चीज़ें भी छुपी हुई हैं, जो अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट नहीं होती हैं तो वो बाद में आत्महत्या का कारण बनती हैं। और ये है जी। और कहीं ना कहीं नशे को हम जोड़ सकते हैं इसमें, डॉक्टर प्रताप? जी 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 बिल्कुल मैडम। एडिक्शन जो आज के समय में है, वो एज ए गवर्नमेंट मेडिकल प्रैक्टिशनर मैंने देखा है एडिक्शन बहुत ही ज़्यादा बढ़ा है। और मैं बड़ी खुशी की बात है इस समय कि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने पिछले 5-6 महीने में बहुत ही अच्छा काम किया है डी एडिक्शन के बारे में, और डी एडिक्शन के बारे में हम लोग भी काम कर रहे हैं। निसंदेह एडिक्शन एक सुसाइड का बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि ये जो डिमांड होता है एडिक्टेड पेशेंट का, वो डिमांड जो जब फुलफिल नहीं होता है तो वो सुसाइड जैसे कदम उठाते हैं। और एग्रेसिव नेचर भी होता है उनका, वो तुरंत इम्पल्सिव नेचर होता है, उत्तेजना में वो एक एक्शन या गुस्सैल स्वभाव होता है, तो सुसाइड जैसे कार्य करते हैं। तो हम लोग डी एडिक्शन पर पूरी उत्तराखंड गवर्नमेंट इस समय बहुत ही अच्छा काम कर रही है। इसके लिए तो मैं संतुष्ट हूँ, और ऐसा ही प्रयास जी जी जारी रखना है। बिल्कुल। डॉक्टर पवन, जैसे कि कई बार बहुत सेमिनार आप करते हैं, बहुत सारे बच्चों से आप रूबरू भी होते हैं, तो आजकल की जो जनरेशन है उनकी मुख्य समस्या आपको क्या उभर कर लगती है, क्या उभर कर आ रही है? जनरेशन को मैं और स्पेसिफाई आपको करना चाहूँगा, खासतौर से उसको हम कहते हैं जेन जी। जो हमारी ये जेड जनरेशन है, जी जनरेशन, जो कि खासतौर से 13 साल के 18 साल के बच्चे हैं, इनके लिए बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ हैं, क्योंकि इसमें उनको कहीं एकेडमिक प्रेशर भी है, फिर पारिवारिक प्रेशर भी है, पीयर प्रेशर है, और सोसाइटी में देखेंगे तो सोशल मीडिया और बाकी चीज़ें वो कहीं ना कहीं उनके लिए जीवन में इतना ज़्यादा प्रभाव डालती हैं कि उनकी आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, जो कि वास्तविक जीवन से उनको एक काल्पनिक जीवन से जोड़ती हैं। इस वजह से वो हर बार कहीं देखेंगे तो वो असंतुष्ट रहते हैं, और कभी अपना परफॉर्मेंस से भी लेकर के और अपनी चीज़ों को लेकर के भी। और जब इतनी हताशा होती है तो वो जितनी भी प्रॉब्लम है उसके पास, वो उनका साइज इतना बढ़ जाता है कि जीवन का मूल्य कम हो जाता है। तब कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि वो जीवन की मूल्य ना सुनने की वजह से या तो खुद को नुकसान पहुंचाते हैं या किसी और को, और इस तरह से हमारे समाज और देश को बहुत हानि होती है। किस एज ग्रुप के लोगों में ज़्यादा टेंडेंसी पाई जाती है सुसाइड की? जो 13 से 18 हमने बताया वो, और वर्ग को देखेंगे तो पुरुषों में ज़्यादा है। अच्छा। क्योंकि महिलाएं कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो हमारे परिवेश में बचपन से इस तरह के कोई ना कोई तनाव को कोप अप करते करते आदी हो जाती हैं, कि या तो घर के माहौल से, जिनको हम पहले से परवरिश के हिसाब से कहें, तो वो अपनी इच्छाएं, अपने माहौल, खुद की इच्छा ना करके वो परिवेश के हिसाब से ढलती हैं। लेकिन पुरुषों में हमेशा से होता है कि उनकी ख्वाहिशों को या उनकी बातों को हमेशा टॉप प्रायोरिटी रखा जाता है, और ज़्यादातर ये होता है कि महिलाएं रो करके अपना इमोशन सारा निकाल देती हैं, और वो फिर हल्की हो जाती हैं। चूँकि रोना एक बहुत अच्छी साइकोलॉजिकल एक्टिविटी भी है, लेकिन हमारे पुरुष समाज को कहीं ना कहीं वहाँ दबा दिया जाता है, दमन रहता है, वो रो नहीं पाते या अपनी बात किसी से कह नहीं पाते, और जब कभी कहने लगते हैं तो मर्द होने का, पुरुष होने का और पुरुष प्रधान होने का थोड़ा उन पर तमगा लगा दिया जाता है, तो वो अंदर अंदर घुटन होती रहती है। और जब वो समस्या इतनी ज़्यादा हो जाती है कि शायद वो कभी संभाल भी नहीं पाते, तो फिर वो कहते हैं कि शायद मेरा जीवन इसको संभाल नहीं पाएगा, और वो किसी टेम्परेरी प्रॉब्लम का एक परमानेंट सोल्यूशन ढूंढते हैं, जो जिसकी कीमत उनका जीवन होता है। बिल्कुल। डॉक्टर प्रताप, आप अधीक्षक हैं, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक हैं मानसिक स्वास्थ्य के, तो जो हमारे आजकल के जो बच्चे हैं, ये कहा जाता है कि जैसे पवन जी ने कहा कि 13 से 18 साल वाले बच्चे एक तरह की उनकी सोच उतनी मजबूत नहीं हुई होती है, लेकिन एक ये भी कहा जाता है कि 18 के बाद एक 29 साल जो 30 साल वाले लोग होते हैं, उसमें सोच तो डेवलप हो जाती है, लेकिन वो गंभीरता भी उतनी ही आ जाती है, जो कि छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान हो जाते हैं, और उसके बाद जब वो चीज़ पूरी नहीं हो पाती तो फिर उनको लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है, बस एक ही रास्ता बचा है, हम दुनिया को अलविदा कह देते हैं। जी जी मैडम, इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चों में तो ये चीज़ डिटेक्ट हो रही है, सुसाइडल टेंडेंसीज़,
कभी कभी छोटी छोटी बातों पर पेरेंट्स के डांटने पर पेरेंट्स को भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो बढ़ता हुआ सीनेरियो है उसमें ज़रा सा बच्चों के प्रति सेंसिटिव रहें और सीधे सीधे ना डांटें उनको, सीधे सीधे कि तुम कोई चीज़, धीरे धीरे हर चीज़ को एक्सप्लेन करने का। स्कूल कॉलेजेस में भी अभी एम्फेसिस दिया जा रहा है कि ये जो है इनको जो है एजुकेट किया जाए कि किस तरह से वो तनाव से कोप विद कर सकते हैं। लेकिन जब तक ये पूरी तरह से स्ट्रेंथन नहीं हो जाता तब तक बहुत केयरफुल रहे पेरेंट्स। और जो आपने बताया कि 15 से 29 वर्ग में जो सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ रही हैं, उनका मेन कारण है पारिवारिक डिस्प्यूट और इस तरह के आजकल का जो प्रचलन है लव अफेयर और इस तरह की चीज़ें जो युवाओं में बढ़ रही हैं। एडिक्शन उसमें एक कारण है जो कि बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग और गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है। वो एक बहुत बड़ी समस्या है इन जो है केसेज के, सुसाइडल केसेज के होने पर। और इसमें हम आपको बताना चाहेंगे डाटा कि ये सिर्फ मेल नहीं, लड़कियां भी इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं और इस तरह के एडिक्शन उनमें भी नोटेड हैं और उनको भी हम लोग रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सब चीज़ें सुसाइडल टेंडेंसीज को बढ़ावा दे रही हैं। बिल्कुल डॉक्टर पवन, आपसे जानना चाहूँगी मैं कि जैसे अक्सर हमने आजकल सुना है पेरेंट्स ने बच्चे को डांट दिया, जी बिल्कुल, तो उसने गलत कदम उठा लिया, बिल्कुल, फ़ोन की डिमांड की, उसको नहीं मिला, जी, तो उसको लगता है कि अब मेरे पेरेंट्स मुझे नहीं सुन रहे हैं, जी, तो मैं जो है दुनिया को छोड़ देता हूँ। मतलब इस तरह की छोटी छोटी बातों को लेकर इतना बड़ा कदम उठाना, क्या ये मतलब मेंटल हेल्थ कहाँ है? हाँ, असल में ये हमारे यहाँ पे खराब परवरिश का नतीजा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि पेरेंट में माता पिता बन रहे हैं, लेकिन माता पिता का किरदार निभाना कैसे है या ड्यूटी कैसे निभानी है, इसके बारे में उनके पास शायद ज्ञान नहीं है या जागरूकता नहीं है। अगर ये पता चल जाए कि वो किस तरह से बच्चों को पालें, किस तरह से उसके अंदर मूल्य, नैतिक मूल्य, अपने जीवन मूल्य पैदा करें, तो शायद इस तरह की चीज़ें नहीं आएंगी। आजकल हम लोगों के पास पावर टू पे बहुत ज़्यादा हो गई है, यानी हम कुछ भी खरीद सकते हैं, किसी के लिए भी पैसा दे सकते हैं, और हमारी मानसिकता ये होती है कि हमारे बच्चे इस चीज़ों को डिजर्व करते हैं। तो उम्र से पहले उनको बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें लग्जरी देना जो कि शायद समाज के लिए कहीं ना कहीं दिखावा हो सकती है, या अपने आप को अपर क्लास दिखाने के लिए उनके हाथ में वो चीज़ें देना, उनके वो साधन देना जिसकी वाकई में उनको मूल्य के बारे में पता नहीं है। और जब कभी हम उनको मना करना चाहते हैं तो समझाने की जगह कई बार हमारे साथ ऐसा हो जाता है कि हम उन पर अधिकार जमाने लगते हैं, और जब हम लगातार उनको सुविधाएं दे रहे होते हैं तो सडन जब हम कट करते हैं तो उसके बाद वो विरोधी हो जाते हैं या बागी हो जाते हैं, और जब कभी वो छोटा सा नुकसान करते हैं तो हम फिर उनको वही चीज़ दे देते हैं। तो ये प्रवृत्ति बच्चे तुरंत लर्न कर लेते हैं कि अगर हम कभी अपने आप को नुकसान करना चाहेंगे तो हम ही अपने माँ बाप की बहुत कमज़ोर कड़ी हैं और वो चीज़ हमें ज़रूर मिलेगी। अच्छा, मना स्थिति को कैसे समझें कि हमारा बच्चा एग्रेसिव हो सकता है? बच्चा ही नहीं, मैं सबके लिए बात करूंगी, बड़े लोगों के लिए भी मैं चाहूँगी आपसे ये जानना कि ये कैसे हम समझें कि ये गलत कदम उठा सकता है। अगर हमें पहले से जागरूक रहे, हम जानकारी हो, तो शायद हम बचा सकते हैं बहुत। और मैं बता दूं कि जब भी कभी कोई ऐसा व्यक्ति करने लगता है तो आपको पहले से संकेत देता है। कभी कोई आत्महत्या भी करता है तो आपको एटलीस्ट 20 से 30 बार वो ऐसी हरकतें करता है और 1 महीने पहले से लगभग संदेश देना शुरू करता है। हमें जरूरत होती है वो संकेत पहचानने की। छोटे से लेकर बड़ों तक की बात कर रहे हैं, सब में वो हर बार एज ग्रुप की। जी, वो हर बार आपको कई बातों में ये बताएगा कि मेरे जीवन का वैल्यू नहीं है, इससे तो जीवन बेकार है, ऐसे इसकी जगह तो मर जाना अच्छा है। फिर वो अपनी बिलोंगिंग्स या अपनी चीजें वो बांटना शुरू कर देगा, देना शुरू कर देगा दूसरों को। अच्छा। और कभी कोई चीजें ऐसी होंगी तो लगेगा कि मेरे लिए इसकी जरूरत नहीं है, वो नई चीजें भी लेना मना करेगा, यानी कोशिश करेगा कि पोजीशन अपने पास कम रखें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम रखें। वो हमेशा बांट करके कहेगा मैं फ्री हो जाना चाहता हूँ। अच्छा। तब वो ऐसे संकेत आपको दे तो आपको समझ जाना चाहिए इसकी रुचि आम जीवन में कम हो रही है, लगाव कम हो रहा है, सोसाइटी में जो आपके फंक्शंस होते हैं उनमें जाना कम कर रहा है, लोगों के साथ मिलना कम कर रहा है, दोस्तों के साथ बात कम कर रहा है, परिवार वालों के साथ थोड़ी दूरी बना रहा है। तो इस तरह करते करते आपको ये आशाना बन जाएगा कि वो अपने जीवन के प्रति ज़्यादा मोह में नहीं है, वो करियर के लिए भी बात नहीं करेगा, वो कपड़ों के लिए भी बात नहीं करेगा, चीज़ों नहीं। रुझान अगर हट रहा है तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि अपने जीवन को कहीं ना कहीं कमतर आंकने जा रहा है। तो जैसे ही ऐसा हो तो तुरंत चाहिए कि हम उसको जीवन मूल्य बताएं। और जैसा मैंने अभी आपसे पहले कहा कि 13 से 18 साल की उम्र तक अगर हम बच्चों के अंदर जीवन मूल्य थोड़े से बढ़ाएं या उसकी वैल्यू बढ़ाएं तो वाकई में जिसका रिजल्ट हमें बाद में 18 से 29, 30, 40 साल में उनकी हरकतों में मिलता है वो कभी नहीं होगा, क्योंकि वो पहले से उस मूल्य को समझ सकेंगे।
जिस तरह से हम बच्चों को बचपन में सिखाते हैं कि चोरी करना अपराध है, झूठ बोलना अपराध है, गलत करना अपराध है, तो वो जीवन भर हमारे यहाँ छवि बनी रहती है और इस तरह का हम कदम जल्दी नहीं उठा पाते। तो अगर यही हम उनको पहले से बताएं कि हमारा जीवन ज़्यादा कीमती है, इसको संभालना होता है, तो यकीनन आगे भविष्य में आने वाले कोई आत्मघाती कदम बच्चे उठाने से पहले कोई भी व्यक्ति रुकेगा। बिल्कुल। और छोटे बच्चों की तो मैं बात अगर करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रैक्टिस जो है पेन को एक बेयर करने की प्रैक्टिस जो है स्कूल में भी हो जानी चाहिए, प्रेशर को बेयर करने की। लेकिन देखिए समाज के लिए जुड़ाव सिर्फ स्कूल को भी नहीं कह सकते, क्योंकि स्कूल एक निर्धारित समय तक बच्चे के साथ होता है, उसके बाद का सारा समय माँ बाप होते हैं, समाज के और लोग होते हैं। तो ये नियम और ये शिक्षा एक समान रूप में जानी चाहिए कि अगर बच्चे हैं तो ये आपके ही नहीं, ये पूरे समाज और देश के हैं। और इसमें ये भी नहीं होना चाहिए ये बच्चा मेरा है या किसी और का है। अगर किसी को भी किसी और बच्चे के साथ ऐसा कोई संकेत मिले तो ज़रूरत है कि उनके अभिभावकों को सबसे पहले अलर्ट करें कि आपके बच्चे ने इस तरह का कोई संकेत दिया है, कृपया देख लें। और अगर पेरेंट नहीं संभाल पा रहे हैं तो यकीनन देखिए जितनी चुनौतियां बड़ों को होती हैं उतनी ही चुनौतियां बच्चों को भी होती हैं। तो ऐसे में माँ बाप भी ये चाहें तो अपने बच्चे को एक नंबर दे सकते हैं किसी साइकोलॉजिस्ट का, किसी मनोवैज्ञानिक का, कि बेटा अगर कोई जवाब तुमको हमसे ना मिल पा रहा हो तो बेहतर है कि आप इनसे बात करना, क्योंकि हो सकता है कि समाज में उसको कोई भी व्यक्ति उस संबंध से जुड़ा हुआ कैसा भी रिस्पॉन्स देगा वो उसके दिमाग में पहला आ जाएगा। तो गलत प्रभाव ना जाए, उससे अच्छा है कि अगर आप एक प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट से मिलवाएंगे तो ये आने वाली भविष्य की चीजें रोकी जा सकती हैं और सुसाइड 100% प्रिवेंशन है। बिल्कुल। डॉक्टर प्रताप इसका उत्तर बहुत अच्छे से देने वाले हैं। मुझे पता है क्योंकि टोल फ्री नंबर है हमारे पास जिसमें अपनी मन की बातें की जा सकती है। जी हाँ मैडम, हाँ मैं बताना चाहूँगा हमारे यहाँ पर जो निमहैंस बेंगलोर से संचालित प्रोग्राम टेडी मानस प्रोग्राम चल रहा है और ये निमहैंस इसका हेड ऑफिस है और इसका सेंटर एम्स दिल्ली भी है और एम्स ऋषिकेश भी है और हमारे मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में भी इसकी यूनिट बहुत अच्छी तरह से काम कर रही। बड़े ही इफ़ेक्टिव तरीके से टेली मानस प्रोग्राम हमारा चल रहा है और इस समय हमारे पास उसमें करीब 19 काउंसलर हैं और 3 MHP हैं। तो ये जो है 14416 दर्शक इसको नोट कर ले नंबर 14416। जी हाँ, इस पर कभी भी हताशा, मानसिक संवेदना, डिप्रेशन, एंग्जाइटी या किसी तरह का सुसाइडल टेंडेंसी का विचार किसी में आता है या किसी में आप ये सोसाइटी देखती है तो इन नंबरों को प्रोवाइड करें या खुद उनको बात करवा दें। तो हमारे काउंसलर बहुत ही ट्रेंड हैं और वो काफ़ी हद तक खुद भी समझा देते हैं। और फिर हमारे जो मेंटल हेल्थ प्रोवाइडर हैं वो साइकोलॉजिस्ट होते हैं और वो जो है वो भी उनको काफ़ी हद तक समझा देते हैं। वो मेंटल हेल्थ प्रोवाइडर हमारे जो टेली मानस के साइकियाट्रिस्ट हैं उनकी ID होती है, उनसे जुड़े हुए हैं और वो कभी वीडियो कॉल भी करा देते हैं उसमें। और साइकियाट्रिस्ट लेवल तक जाने के बाद अगर साइकियाट्रिस्ट को लगता है कि ये जो है उसी लेवल पर हो सकता है ट्रीटमेंट तो कर देते हैं, नहीं तो उनको अपने साइकेट्रिक हॉस्पिटल में बुला करके और उनको समझाते हैं और उनको ट्रीटमेंट के। डॉक्टर प्रताप यहाँ पर ये बात जानना चाहूँगी, जो आपने नंबर दिया है 14416, ये क्या सिर्फ उत्तराखंड के लिए है या ऑल ओवर इंडिया? नहीं, ये ऑल ओवर इंडिया काम कर रहा है, लेकिन उत्तराखंड के लिए अगर स्पेसिफाई करेंगे तो वो पूछेंगे, उसमें मेन्यू बटन होता है कि आप कहाँ यूपी के लिए बात करना चाहते हैं या उत्तराखंड के लिए बात करना चाह रहे हैं, तो उत्तराखंड के लोग उत्तराखंड के नंबर को प्रेस करेंगे तो वो उत्तराखंड से जुड़ जाएंगे। अच्छा, नंबर लेकिन यही रहेगा? नंबर यही रहेगा। ठीक है, 14416 यानी कि 14416 नंबर है। अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि आपको अकेलापन हो रहा है, आपको कोई ऐसी परेशानी हो रही है, अपने दिल की बात किसी को बतानी है जो आप घर में किसी से शेयर नहीं कर पाते, या फिर अपने दोस्तों से भी ये बात नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपको अंदर ही अंदर कुछ ऐसी चीज़ हो रही है कि आपको एंग्जाइटी हो रही है, आपको नींद नहीं आ रही है, आपको गुस्सा आ रहा है, आपको अकेलापन है, तो इन नंबरों का उपयोग करें 14416 और इस पर आप अपनी दिल की बात कर सकते हैं। आप उनसे अपने बारे में बताइए, फिर वो आपको समाधान बताएंगे कि आगे आप क्या कर सकते हैं। डॉक्टर प्रताप, आपसे एक बात और जानना चाहूँगी, जैसे कि किसी को बुखार आता है जी। तो हम टेम्परेचर नाप लेते हैं जी। किसी का BP हाई है तो उसके भी पैमाने हैं, और किसी भी तरह की कोई समस्या है, लेकिन मानसिक रोग को नापने के लिए कोई पैमाना है क्या?
जी हाँ मैडम, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसी चीज़ को मैं कह रहा हूँ कि ये मानसिक रोग एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी गुप्त, एक कंसील्ड चीज़ है जिसके बारे में लोगों को अभी भी कोई क्राइटेरिया, इसको डिटेक्ट करेगा हमारा एनजीओ, समाज, और जो हम खुद अपने परिवार में और समाज के लोग। किसी को इस तरह का, जैसे कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है, कोई बहुत ज़्यादा गाली गलौज कर रहा है, कोई बहुत ज़्यादा सुस्त पड़ा हुआ है, या कोई बहुत ज़्यादा खुश है, और या कोई एबनॉर्मल थिंकिंग आ रही है उसके, कि जैसे उसको कह रहा है कि हमको तो कोई आवाज़ सुनाई दे रही है, जिसको ऑडिटरी हेलुसिनेशन कहते हैं। कोई कहेगा कि हमको विजुअल हेलुसिनेशंस हो रहे हैं, वो कहेगा कि सामने कोई खड़ा है और वो एक्चुअली होता नहीं है। तो ये सब चीज़ें पुअर मेंटल फंक्शन की पहचान है, और इस तरह के हेलुसिनेशन होना ये साइकोसिस के लक्षण हो सकते हैं। लेकिन जो पेशेंट होता है उसको फर्म एंड फॉल्स बिलीफ होता है, वो अपनी, एक नॉर्मल आदमी उसी चीज़ को कहेगा कि नहीं, ऐसा कोई खड़ा नहीं है, ना कोई आवाज़ सुनाई दे रही है। लेकिन ये अगर किसी को समस्या हाँ, है, ऐसी समस्या है, तो उसको दिखाई या सुनाई दे सकता तो है? उसको सुनाई देगा, वो कहेगा नहीं, बिल्कुल सामने खड़ा है, और सामने जो है कोई बोल रहा है, या हमारे दिमाग को कहीं दूर से कोई कंट्रोल कर रहा है और हमको कमांड दे रहा है कि तुम ऐसे करो, और ऐसे कमांड भी दे देता है कि सुसाइड कर लो। बिल्कुल। और इस तरह की जब बातें होती हैं घर में, तो घर वाले ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि इसको किसी तरह की कोई हवा लग गई है। हाँ। तो वो क्या करते हैं, किसी साइकेट्रिस्ट के पास या डॉक्टर के पास न जाकर झाड़ फूंक करने लग जाते हैं, जिससे समस्या और गंभीर हो जाती है। डॉक्टर पवन, आपसे ये जानना चाहूंगी, संक्षेप में उत्तर दीजिएगा। आजकल जो घर, एक वातावरण होता है घर में, 5 सदस्य अगर हैं, पांचों के हाथ में मोबाइल है, आपस में बातचीत नहीं है, तो बातचीत होना कितना जरूरी है फोन को साइड में रख के? बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बीमारी, मानसिक बीमारी आने का सबसे बड़ा काम अकेलापन है। और किसी भी बात का आपके पास जब किसी के साथ बातचीत नहीं होती है, संवाद नहीं होते हैं, तो अंदर ही अंदर उधेड़-बुन बनती है, यही ओवरथिंकिंग बनती है, और यही फिर आपके लिए समस्या बन जाती है, और यही फिर रोग हो जाती है। बेहतर है कि मानसिक रोग बनने से पहले हम समस्या के समय पे ही बात बिल्कुल करें। और बातचीत करने से ही हमें ये पता चलेगा कि अगर किसी के दिमाग में कोई सोच चल रही है तो वो क्या चल रही है, उसका समाधान वहीं पर मिल सकता है। ऑफलाइन रहें और व्यक्तियों के साथ जुड़ें, तो कभी भी इस तरह की शुरुआत होगी नहीं। बिल्कुल, आप दोनों स्टूडियो में आए, बहुत अच्छी चर्चा हुई, समय निकालने के लिए आपका दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हमें उम्मीद है आज हमने जितनी भी बातचीत की है, ये बातचीत आपको ज़रूर पसंद आई होगी। चलने से पहले हम आपको यहाँ पर ये ज़रूर कहेंगे, समस्याएं तो आती जाती रहती हैं, लेकिन आपका जो जीवन है वो अमूल्य है। इसलिए कोई भी गलत कदम उठाने से पहले अपने परिवार के बारे में ज़रूर सोचिए। जीवन एक बार मिलता है, उसको आप भरपूर जिएं, समस्याओं को दरकिनार करते हुए। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा? फीडबैक अगर आप हमें देना चाहें तो दूरदर्शन केंद्र उत्तराखंड के पते पर लिखकर भेज सकते हैं। अगले अंक में एक नए विषय के साथ हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हेलो डॉक्टर की समस्त टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।